लेकिन चंद साल पहले अगर हम पीछे जाएं तो मामला चलते रहे हैं सर, एस्टैब्लिशमेंट का हिस्सा रहा है, एस्टैब्लिशमेंट का भी स्टेक होता है। जी जनरल साहब सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। From the Islamabad studios of Bol Network, it's time for Jameel Farooqi on National Debate. गुड इवनिंग, वेलकम टू नेशनल डिबेट। साल 2021 कौन हारा कौन छाया, क्या खोया क्या पाया। साल 2021 भी अफवाहों की जद में रहा। पूरी दुनिया में महंगाई तलातुम करती रही, पाकिस्तान में भी वही हाल रहा। लेकिन पाकिस्तान के वज़ीर आज़म ये कहते दिखाई दिए कि पाकिस्तान दुनिया का सस्ता तरीन मुल्क है। इसके अलावा साबिक वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ की पाकिस्तान वापसी से मुताल्लिक अफवाहें ज़बान ज़दे आम रही और शहर इक़्तिदार की फ़ज़ाओं में मुसलसल तज़ब्ज़ुब की कैफियत रही। अगले हफ्ते जब हम आपसे मिल रहे होंगे, पहला प्रोग्राम हमारा साल 2022 के पहले रोज़ होगा, इसलिए गुज़िश्ता साल का तमाम तर पोस्टमार्टम करना इंतहाई ज़रूरी है। हमारा पॉलिटिकल डायस्पोरा किस हद तक फाल रहा, हम पॉलिटिकली किस हद तक एनहेंस्ड रहे, हमारे मुल्क की जो सियासत है वो हुकूमतें बनाने में मुआविन और ममद साबित होती है, लेकिन इस सियासत ने क्या रुख अख्तियार किया, हमारा जो इकोनॉमिकल फ्रंट है उसने कितने बड़े चैलेंजेस को फेस किया, कितने बड़े चैलेंजेस फेस करने हैं और अगले साल के लिए हम क्या छोड़कर जा रहे हैं। हमारे जो सफारती ताल्लुकात हैं उसमें हम किस हद तक कामयाब रहे, डिफेंस के मामलों में हमारी कामयाबी किस हद तक रही। जब आप इकोनॉमिकली ज्यादा स्ट्रांग ना हो तो आपका डिफेंस और आपके डिप्लोमेटिक चैनल्स किस हद तक मुतासर होते हैं। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हमारी अपोजिशन जो पीडीएम की सूरत में, जो 11 जमाती इत्तेहाद की सूरत में, उसके बाद उसमें से 2 कट गई तो 9 जमाती इत्तेहाद की सूरत में हमेशा हुकूमत को हेड ऑन लेती रही है। उनका हेड ऑन लेना कितना प्रैक्टिकल था, वो आवाम के लिए, उनके मफाद के लिए किस हद तक काम करते रहे। वो जो बात करते थे वोट को इज्जत दो की, वहां पर अब डील डील की बातें चल रही हैं और अफवाहें फजाओं के अंदर गर्दिश करती नजर आती हैं। तो उनकी जो डील डील की बातें हैं वो वोट को इज्जत देने की बातों से कितनी कॉन्ट्राडिक्टरी हैं। और यहां पर सवाल यह भी पैदा होता है कि हमेशा अवाम का नाम लिया जाता रहा है, हमेशा अवाम से मुताल्लिक बात की जाती रही है। यह कहा जाता रहा है कि रोटी कपड़ा और मकान की जरूरत है तो अवाम को जरूरत है, किसी को कमी बेशी है तो वो अवाम को है, किसी की फलाह के लिए हम बात कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, सियासत कर रहे हैं तो अवाम के लिए है। लेकिन हकायक इससे बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। यानी ये दौलत के जरिए सियासत और सियासत के जरिए दौलत कमाने का विशियस सर्कल है जो ना खत्म होने को है और ना शायद खत्म होगा। 2021 में भी जो धमाचौकड़ी चलती रही है उसका पोस्टमार्टम आज के इस शो में करना जरूरी है। एजेंडा ऑन द नेशनल डिबेट पर बात करने से पहले हम बात करेंगे ट्रेंडिंग टुनाइट की। ट्रेंडिंग टुनाइट आज का हमारा हैशटैग है #अलविदा21, #अलविदा21। मुझे जमील फारूकी कहते हैं, आप मेरा प्रोग्राम नेशनल डिबेट बोल न्यूज़ पर मुलाजा करते हैं। ऑन द डिबेट टुनाइट आज के हमारे मुअज़्ज़ज़ पैनलिस्ट में शामिल हैं जनाब सैयद अली हैदर साहब। आप पाकिस्तान के मारूफ एंकर पर्सन हैं, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं और पॉलिटिकल मामलात को बड़ी गहरी नज़र से देखते हैं। हमारे आज के दूसरे मेहमान हैं जनाब नज़ीर लगारी साहब, हमारे असातिज़ा में शामिल हैं, सीनियर पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं और हुकूमती कारकर्दगी के बड़े क्रिटिक हैं। आज के हमारे तीसरे मुअज़्ज़ज़ मेहमान हैं जनाब डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब। आप पाकिस्तान के मारूफ माहिर मुआशियात हैं और बड़ी गहरी नज़र रखते हैं पाकिस्तान के अंदर मुआशी उतार चढ़ाव की। और आज के हमारे चौथे और आखिरी मेहमान हैं जनरल रिटायर्ड अमजद शोएब साहब। किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, आप माहिर दिफाई उमूर हैं और सिफारती सतह पर जो भी तब्दीलियाँ हैं उसको बड़ी गहरी नज़र से देखते हैं। मैं अपने तमाम मुअज़्ज़ज़ मेहमानों को प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूँ। सबसे पहला सवाल हमारे दोस्त सीनियर एंकर पर्सन अली हैदर साहब से मेरा होगा। अली हैदर, पॉलिटिकल डायस्पोरा 2021 कितना हुकूमत के लिए कामयाब रहा, या हुकूमत 2021 में कितनी कामयाब रही, और पीडीएम के लिए या अपोजिशन के लिए कितना कामयाब रहा? अली हैदर। फारूक साहब, वो जैसे कहते हैं ना कि ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल, लेकिन हुआ यहाँ पर यह है कि इट डजंट एंड वेल विद पीटीआई, क्योंकि अभी जो बल्दियाती इंतखाबात हुए हैं उसमें पूरे 3 साल का चट्टा कट्ठा निकल कर सामने आ गया। वो खैबर पख्तूनख्वा जहाँ जिसने दूसरी गवर्नमेंट दी, जिससे दूसरी बार मौका दिया पीटीआई को,
वो अब मौका देने को तैयार नहीं है। तो ये एक बड़ी एक सीरियस सिचुएशन है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए। उनको सोचना चाहिए। हाँ, उन्होंने सोचा, उन्होंने उसके बाद अपना तंजीमी ढांचा तब्दील किया, लेकिन क्या ये हैरत की बात नहीं है कि इमरान खान साहब को और पीटीआई की जो आला क़यादत है उनको इस इंतखाब में हारने के बाद पता चला कि उनके पार्टी के अंदर इस हद तक अकरबा परवरी है। हालांकि इससे पहले ज़िमनी इंतखाबात जो हुए हैं वहाँ पर भी यही देखने को मिलता था, किसी चाचा मामा ताया को जो है वो टिकट पकड़ा दी जाती थी और फिर जो है सूरत हाल होती थी वो आपके सामने है। ओवरऑल अगर पॉलिटिकली देखा जाए तो देखें, इसमें जो पॉलिटिकल गेन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को हासिल होना था वो उनकी कारकर्दगी ने जीरो कर दिया। किसी किस्म का पॉलिटिकल गेन इनके पास देखें एक नारा था, वो ये था कि नवाज शरीफ चोर है, जरदारी चोर है। ये इनका पॉलिटिकल स्लोगन था। उसके अलावा इन्होंने कहा था तब्दीली लेकर आएंगे। अब आप दोनों को देख लें, जो दो चोर हैं बकौल इनके, एक बाहर बैठे हैं, एक इनके मुल्क में सिंध में बैठ के हुकूमत कर रहे हैं और उन्हें कोई कुछ नहीं कह पा रहा। वो तो आप यूं कह लें कि जो इनका चोर चोर का नारा था वो चोर जो है वो तो इनके हाथ में ही नहीं आके दे रहे ना। उसके बाद एहतसाब की बात अगर ये करते थे, इनकी अपनी पार्टी के अंदर जब पेंडोरा बॉक्स का, ये पेंडोरा पेपर्स क्या कहते हैं, पेंडोरा पेपर्स जब आए हैं, इनकी अपनी पार्टी के लोग हैं, इनके काबीना के लोग हैं, इन्होंने पता नहीं किस किस्म का वो एक एहतसाब सेल बनाया हुआ है जो इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, जिसकी रिपोर्ट आकर नहीं दे रही है। शेख रशीद ने कहा था वो 15 लोग जिन्होंने गिलानी साहब को वोट दिया, हमें पता है उनको, इमरान खान को भी पता है उनका, लेकिन आप उनको कुछ कह नहीं पा रहे, क्योंकि अगर आप कुछ कहते हैं तो आपकी हुकूमत चली जाती है। तो एहतसाब को भी एक साइड पर रख दें आप। अब आ जाते हैं हम इंसाफ के ऊपर, क्योंकि डॉक्टर शाहिद हसन साहब मौजूद हैं। मैं मईशत पे बात नहीं करूंगा, वो ज्यादा बेहतर जानते हैं, हमारे उस्तादों में से हैं। अब आ जाए एहतसाब के ऊपर। ये रगें फुला फुला के चीख चीख के इन्होंने असेंबली में कहा था, शहरियार अफरीदी तब थे वजीर दाखिला, तब इन्होंने चीख चीख कर कहा था कि हम इस असेंबली में आना छोड़ देंगे अगर हम उन लोगों को इंसाफ ना दिलवा सके जिनको ये साने साहिवाल सड़क के ऊपर बच्चों को मारा गया, इनके माँ बाप को मारा गया। वो आप देख लें, इंसाफ का हाल यह है कि मॉडल टाउन के शोधा आज भी अपना इंसाफ मांग रहे हैं। ये वो जो कजन थे, ये कजन है ना बेसिकली तहरीके मिनाजुल कुरान के, तो ये कजन इनको इंसाफ नहीं दिलवा सके। ये अब आप इंसाफ को एक साइड पर रख दें आप। अब आ जाते हैं गवर्नेंस के ऊपर। गवर्नेंस का ये हाल है कि इस वक्त कौन सा इदारा फारूकी साहब नहीं है जहां पे रिश्वत ना चल रही हो। मैं पंजाब की बात करता हूं जहां इनकी गवर्नमेंट है, कौन सा पंजाब का ऐसा इदारा इन्होंने रिफॉर्म करके दिखा दिया हो? मुझे आप पुलिस बता दें, मुझे आप अस्पताल बता दें। सेहत कार्ड बांटना सेहत रिफॉर्म नहीं है। आप सेहत कार्ड बांट रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अस्पतालों का इंफ्रास्ट्रक्चर, अस्पतालों की कैपेबिलिटीज, डॉक्टर की कैपेबिलिटीज, डॉक्टर स्टाफ की कमी, नर्सों की ट्रेनिंग, ये तमाम चीजें ये बिल्कुल गायब है, यहाँ से नजर आ रही है हमें। तो अली हैदर इन ए नटशेल मुझे ये पूछना है कि इनकॉम्पिटेंस ने डोमिनेट कर लिया एक्सपेक्टेशंस को। हम ये कह सकते हैं ये कि इनकॉम्पिटेंस ने डोमिनेट कर लिया एक्सपेक्टेशन को, जो लोग बहुत ज्यादा रिजल्ट आ गया ना फारूकी साहब, उसका रिजल्ट केपीके की अवाम, मैं समझता हूं पॉलिटिकली वो सबसे बाशऊर है। आप सिंध, बलूचिस्तान, पंजाब, इन सब से मैं माजरत करूंगा, किसी का दिल दुखाना मेरा मकसद नहीं है, लेकिन पॉलिटिकली जो मैच्योरिटी है केपीके की आवाम में वो शायद किसी और सूबे में नहीं पाई जाती। वो कारकर्दगी देख के फैसला सुनाते हैं, वो चाचे मामे ताए को नहीं देखते हैं। उन्होंने जो अब बल्दियाती इंतखाबात में फैसला, देखिए हम क्या, अभी भी पीटीआई कहती है हमारे वोट नून लीग से ज्यादा है, पीपल्स पार्टी ज्यादा है, बिल्कुल ज्यादा है, लेकिन क्या आपने वो परफॉर्मेंस दी है जो एक सूबाई गवर्नमेंट होते हुए, वफाक में गवर्नमेंट होते हुए, सेकंड टेन्योर केपीके में होते हुए आपको देनी चाहिए? लेकिन अली हैदर दीवार है, अब मेरा ख्याल है उनको पढ़ लेना इसमें ना, जिस तरह केपीके की आप बात कर रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है कि वहां की आवाम बहुत बाशऊर है, लेकिन सिचुएशन इज अ बिट टिल्टेड अफगान सेंट्रिक होने की वजह से उसको भी हमें नजरअंदाज नहीं। मैं उसकी तरफ, आपकी तरफ दोबारा आऊंगा, ये मैंने आपसे ये सवाल पूछना है। मैं जरा अब इकोनॉमिक फ्रंट की बात करूंगा। जनाब शाहिद हसन सिद्दीकी साहब हमारे उस्ताद हमारे साथ मौजूद हैं। शाहिद हसन सिद्दीकी साहब, वैसे तो 3.25 साल हो गए, लेकिन साल 2021 इकोनॉमिकली पाकिस्तान को अगर हम देखते हैं तो हुकूमत की परफॉर्मेंस कैसी रही सर? शाहिद साहब, मैं ये समझता हूँ कि ये जो साल गुजर रहा है, इसमें हुकूमत की मईशत की कारकर्दगी मायूस कुन हद तक ख़राब है। सिर्फ 2 बातें बताऊँगा। पहली चीज़ जो है, हमारी शरह नमू वो एक्सपेक्टेड है 4%। इसका मतलब ये होगा कि इस हुकूमत के 4 साल में जो औसत हमारा ग्रोथ रेट होगा वो होगा 2.6%। हालांकि इनको विरसे में मिला था 5.5%, ऐसा ही है, और ये खित्ते में सबसे कम है। मैं जो जनवरी 2021 में जब साल शुरू हुआ 5.7% थी, अब ये है इस वक्त नवंबर में 11.5%।
मगर असल बात यह है कि इस साल जो भी मईशत में जो कुछ हुआ है वो उन फैसलों पर हुआ है जो 2020 से लिए गए थे। तबाहकुन फैसले, नाकाबिल फ़हम फैसले, आइन से मुतसादिम फैसले, अशराफिया की मईशत बनाने के लिए, बैसाखी की मईशत बनाने के लिए, तहरीक इंसाफ के 10 नुकाती एजेंडे से मुतसादिम और मईशत से खिलवाड़ करने के मुतरदिफ वो फैसले थे। पहला फैसला मार्च से जून 2020, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने जो शरह सूद कम की वो 13.25% से 7% पर ले आए। ऐसा ही है। और फखरिया कहा कि जी ये दुनिया में सबसे कम है। अब उनसे पूछा जा सकता है जी किस खुशी में आपने दुनिया में सबसे कम की, यहाँ तो अल्हम्दुलिल्लाह नुकसान कम हुआ था। वो एक हिकमत अमली बनाई गई जो कि मैं समझता हूँ कि जुर्म के अंदर आती है। वो ये थी कि IMF का प्रोग्राम चल रहा था, उसको मुअत्तल रखा गया 20 महीने तक। वो इसलिए रखा गया कि IMF जो है शरह सूद कम करने की इजाज़त नहीं देता जब अफरात-ए-ज़र बढ़ा होता है। तो आपने देखा कि अभी जो कुछ हो रहा है कि उन्होंने बढ़ाना शुरू कर दिया। तो वो जो शरह सूद कम की सबसे ज़्यादा, उसके बाद सस्ते शरह सूद पे कर्जे देने शुरू किए, लोगों ने बेतहाशा इंपोर्ट्स की और बेतहाशा गाड़ियाँ लीं, जिसकी वजह से तिजारती खसारा बढ़ना शुरू हुआ दिसंबर 2020 में। और हमें ये पता चल गया था कि मुश्किलात का शिकार है, लेकिन हमने उसकी तरफ स्टेट बैंक ने कोई तवज्जो नहीं की, ना हुकूमत ने की। मगर जो सबसे तबाह, नाकाबिल फ़हम और वो कटहरे में लाने के काबिल है कि IMF से फाइनल जून में होने थे, तो हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर ने उसको अक्टूबर तक मुलतवी कराया। ऐसा ही है। इस दौरान में जो तबाही और बर्बादी आई, मैं अगर आपको सिर्फ 2 जुमले में बता दूं कि ये 5 महीने में जो बर्बादी आई है वो ये थी कि हमारा तिजारती खसारा हुआ 20.6 अरब डॉलर, जो पिछले साल की इसी मुद्दत के दुगने से ज्यादा है। कोई 10 अरब डॉलर का इजाफा हो गया। हमारा करंट अकाउंट जो सरप्लस था 1.6, वो 7 अरब डॉलर हो गया। इन 5 वर्षों में अरब ये 14-15 अरब डॉलर पर जा रहा है। हमारी इंपोर्ट्स 33 बिलियन इसी मुद्दत में, जो कि पिछले साल की 5 जो है वो तकरीबन 14 अरब डॉलर ज़्यादा थी। और मई से अब तक जो तबाही आई रुपए की कदर में, वो आई 26 रुपया फी डॉलर। और स्टेट बैंक तमाशा देखता रहा, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं लगाई। लेकिन मुल्क का वज़ीर आज़म ये फरमाते हैं कि पाकिस्तान तो अब भी सबसे सस्ता मुल्क है पूरी दुनिया में। हाँ, लेकिन मेरा ख्याल है भारत जो है वहाँ पर शरह नमूज अफरात-ए-ज़र 4.5% है। बांग्लादेश में जो है हमसे कम है। तो ये दुनिया भर में जो महंगाई का तूफान आया, भारत और बांग्लादेश श्रीलंका में आके रुक क्यों गया, सारा पाकिस्तान पे क्यों आया, तो जवाब दें। इसलिए कि स्टेट बैंक की आप रिपोर्ट में पढ़ लें तो उन्होंने जो आदाद शुमार दिए हैं तो उसमें अफरात-ए-ज़र हमारे यहाँ खित्ते और शरह नमू हमारा खित्ते में सबसे कम है। ये ऑफिशियल चीज है। मगर 2 और जुमले में बता दूं ताकि मेरी बात कंप्लीट हो जाए। जी। एक तो ये था कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का जो बिल आप ला रहे हैं, तो पहली चीज तो ये थी कि उसके अंदर जो ड्राफ्ट IMF को दिया गया उसमें कुछ शराइत आइन से मुतसादिम थी। तो उसका हिसाब कौन होगा कि किसने वो मंजूर किया था और IMF को किसने दिया आइन से मुतसादिम। और तीसरी बात ये थी कि इसमें जो मिनी बजट आप ला रहे हैं, तो क्या अगर ये नहीं हो सकता था कि मिनी बजट आप ना लाएं, IMF की शर्त पूरा करने के लिए उन लोगों को जिनको एमनेस्टी दी गई थी, जिनके असासे मुल्क के अंदर हैं, जिसके अंदर प्राइम मिनिस्टर ने कहा था कि हमारे पास तफसीलात हैं, कानून मौजूद है, IMF चाहे हमारा स्टेट बैंक हुकूमत अगर चाहे, FDR चाहे तो उनसे 900 अरब रुपया चंद महीने में मिल सकता है। मुल्क के अंदर असासे हैं जिनके अंदर एमनेस्टी से फायदा नहीं उठाया गया और प्राइम मिनिस्टर ने कहा था कि इमरान खान ने कि हम उनके क्रैक डाउन करेंगे। उसको अगर क्रैक डाउन करें तो 900 अरब रुपया हुकूमत को मिल सकता है। उन चोरों को नवाज रहे हैं, कानून को तोड़ रहे हैं और जिमनी बिल की तरफ जा रहे हैं। तो ये 4 चीजें ऐसी हैं जिसको इन कटहरे में वेरी वैलिड, बहुत ब्रीफली और बड़ा वैलिड आपने इसको डिस्क्राइब किया। शायद साहब आप साथ मौजूद रहिएगा, आपकी मैं मजीद मेरे पास क्वेश्चंस हैं मईशत को लेकर, मैंने आपसे पूछने हैं। अब पॉलिटिकल डायस्पोरा, पहले तो अली हैदर हमसे बात कर रहे थे, माहिर सियासी उमूर और पाकिस्तान के मारूफ तज्जियाकार बोल्ड टेलीविजन नेटवर्क से आप मुंसलिक हैं, जनाब नज़ीर लगारी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। नज़ीर लगारी साहब, हुकूमत की परफॉर्मेंस गेज करती है अपोजिशन किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर। हमारी अपोजिशन, आपको लगता है कि उसने सही डायरेक्शन में फैसले लिए हुकूमत की परफॉर्मेंस को क्रिटिसाइज करने के लिए या उसको नापने तोलने के लिए? लगारी साहब। बहुत मेहरबानी। अपोजिशन की कारकर्दगी हुकूमत की कारकर्दगी से ज़्यादा बेहतर नहीं रही है। अपोजिशन ने आपस की महाजराई की तरफ ज़्यादा तवज्जो दी और हुकूमत के
हुकूमत की गलत पॉलिसीज़, गलत काम, गलत इक़दामात, नुकसानदेह फ़ैसले, उनके बारे में उन्होंने तवज्जो ज़्यादा नहीं रखी। हुकूमत का एक बयान रहा कि फ़लाँ चोर और फ़लाँ चोर और फ़लाँ चोर और फ़लाँ चोर, और इनका जवाबी दावा रहा कि तुम भी चोर, तुम भी चोर, तुम भी चोर। इसके अलावा इनका कुछ भी नहीं रहा। और इन्होंने आपस की महाजराई कि किस तरह से पीपल्स पार्टी पंजाब में अपना स्पेस बनाने के लिए आगे बढ़े, किस तरह नून लीग जो है वो पीपल्स पार्टी को पंजाब में ना आने दे, किस तरह JUI जो है अपने कदम जमाए, और किस तरह दीगर पार्टियां खुद हुकूमत भी कि JUI को कदम न जमाने दें, इस तरफ रही है। हुकूमत की कारकर्दगी को टारगेट करने के बयानात, इक्का दुक्का बयानात जो हैं वो अपोजिशन की तरफ से आते रहे। ख़ास तौर पर जो है वो बिलावल इस तरह के बयानात देते रहे हैं कि जनाब हुकूमत की कारकर्दगी ये है और सिलेक्टेड ये कर रहे हैं और सिलेक्टर्स ने ये नुकसान उठाया। इस तरह के बयानात के अलावा उनने फ्लोर ऑफ द हाउस पर नहीं अपोजिशन का किरदार अदा किया। उन्होंने जब ये बिल पेश हो रहे थे, एक साथ कोई 27-28 बिल पेश हो रहे थे, अपोजिशन ने सिर्फ वॉकआउट को काफ़ी समझा। उनने वहाँ पर जम कर खड़े होकर अपोजिशन ने की। हुकूमत ने डिबेट का मौका नहीं दिया, तो डिबेट को आगे नहीं बढ़ने देना चाहिए था और कहना चाहिए था कि पहले एक एक बिल की खानदगी हो और एक एक बिल पर डिबेट हो और फिर आगे बढ़ें। अगर वो फिर भी बिल्डोज करते तो दूसरी बात है। हमें ये नज़र आता है कि जब हुकूमत को वो करना होती है, कानून साजी करनी होती है, तो अपोजिशन सिर्फ एक काम करती है कि वो वॉकआउट कर जाती है और स्पेस देती है हुकूमत को कि वो जल्दी से एक के बाद दूसरा बिल पेश करते हुए आए की आवाज़ें निकालें और उसके बाद नो की आवाज़ें कहने के लिए अपोजिशन मौजूद ना हो। यहाँ तो सर वॉकआउट वाला मामला ही नहीं था, यहाँ तो मामला ही दूसरा था। यहाँ तो ऐसा लग रहा था कि खुद वो बी टीम के प्लेयर बनकर खेल रहे हैं उनके साथ। बिल्कुल ऐसा ही है। और पिछली दफ़ा जब हुआ था, जब इन्होंने PDM बनाया था, उससे पहले कानून साजी जो हो रही थी उसमें हुकूमत ने मौका होने के बावजूद हुकूमत को टफ टाइम नहीं दिया था। हुकूमत अगर लेजिस्लेशन में नाकाम होती, और ये अभी जो लेजिस्लेशन हुई थी लास्ट टाइम, इससे पहले 2 बिल जो हैं हुकूमत गैर सरकारी बिल नून लीग का कामयाब हो चुका था, हुकूमत का एक बिल फेल हो चुका था। उसके बाद इन्होंने अपने आप को कंसंट्रेट नहीं किया, अपनी तमाम अरकान को जो है वो नहीं रख पाए, बल्कि बाद में तो ये हुआ ना कि इनके अपने अरकान जो है वो कम पड़ गए और उन्होंने जो है वो गैर हाजिर हो गए या कुछ भी हो गए, तो इनकी काउंटिंग पूरी नहीं हो पा रही थी। तो ये तरीक़ाकार जो था अपोजिशन का, इसको हम ये नहीं कह सकते कि उन्होंने किरदार अदा किया। जिस तरह हुकूमत की नाअहली साबित हुई, नालायकी साबित हुई और उसका कारकर्दगी में किसी किस्म की दिलचस्पी साबित नहीं हुई। उनकी दिलचस्पी सिर्फ एक प्रोपेगेंडा मशीन के ऊपर रखी हुई थी कि अपोजिशन चोर है और अपने लोगों की चोरियों को छुपाने में लगे रहे। किसी के खिलाफ कहा फलां माफिया है और माफिया साथ बैठी थी, कार्रवाई नहीं हुई। आटा माफिया है, चीनी माफिया है, पेट्रोल माफिया है, और इस तरह की जितनी माफियाज थी इनके साथ ही बैठे रहे, किसी के खिलाफ कार्रवाई नहीं की। और अपोजिशन ने भी एक पावरफुल अपोजिशन की तरह रिएक्ट नहीं किया, ना मैदानों में, ना खलियानों में, ना शहरों में, ना पावरफुल अपोजिशन की तरह बिहेव नहीं किया। लगाई साहब साथ रहिएगा, मैं जनरल साहब की तरफ जाऊंगा क्योंकि मुझे सफारती और दिफाई महाज से मुतालिक भी सवाल करना है। जनरल साहब, बड़ा इंपॉर्टेंट और इसमें किसी हद तक पॉजिटिविटी हमें देखने को मिली है हमारे खारजा ताल्लुकात और दिफाई मामलात। आप इसके ऊपर कैसे कमेंट करेंगे 2021 फॉर पाकिस्तान एंड PTI एज ए गवर्नमेंट? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, इसमें जो इम्पोर्टेंट चीजें हुई वो सबसे अहम तो अफगानिस्तान से अमरीकी अफवाज का इनखला है जो सबसे अहम हुआ, और उसी की वजह से बहुत सारे चैलेंजेस थे वो जो सामने आए। उनमें खास तौर पे अफगानिस्तान को स्टेबलाइज करना, अफगानिस्तान में जो इंसानी अलमिया जन्म लेता हुआ नजर आ रहा है उसको काउंटर करना, वहाँ पे इंटरनेशनल कम्युनिटी की जो डिमांड्स हैं उनके मुताबिक तालिबान को पुश करना, क्योंकि हमें डेफिनेटली अगर हम उनको सपोर्ट कर रहे हैं तो हमारी बड़ी यही है कि किसी स्टेज पे इंटरनेशनल कम्युनिटी उनको रिकॉग्नाइज करे ताकि उनका बाकी भी निज़ाम, पॉलिटिकल सिस्टम उनका चल सके। फिर ये है कि
दूसरी तरफ आपको चैलेंजेस हैं इकोनॉमी के, जिसकी वजह से डिफेंस भी इफेक्टेड है कि आपने आगे डिफेंस का बजट वगैरह बनाना है, सो एक्विजिशंस होगी। खित्ते में बैलेंस ऑफ पावर तब्दील हो रहा है और आपने देखा है कि भारत बड़ा फ्यूरियसली वो मुख्तलिफ नए वेपन्स और नई चीजें एक्वायर करने की कोशिश कर रहा है। बहुत सारे कर भी लिए उन्होंने। तो नेचुरली वो पैसा डिफेंस में बेतहाशा लगा रहे हैं इस ख्याल से कि दुनिया को ये बावर कराते हैं कि चाइना के अगेंस्ट जबकि वो इस्तेमाल करते हैं पाकिस्तान के खिलाफ। ये आपने देखा कि S-400 उन्होंने डिप्लॉय किए हैं पाकिस्तान के बॉर्डर्स पे, और दूसरी तरफ वो S-500 को इवैल्यूएट कर रहे हैं, रशिया ने उनको ऑफर किया है। तो डिफेंस बैलेंस का यहाँ पे तब्दील होना और हमारे उससे इकोनॉमी जो हमारी कमजोर है उसकी एलिमेंट्स वो इफेक्ट बहुत कर रही है। और जहां तक अफगानिस्तान का ताल्लुक है वो भी आपने देखा कि अभी तक वहां पे स्टेबिलिटी नहीं, और अभी तो हम वहां पे जो इंसानी अलमिया बन रहा है भूख और अफलास का, उसी को दूर करने के चक्कर में है, जो आप देखिए कि बड़ी इब्तदाई स्टेजेस में है, बैंकिंग चैनल्स वगैरह भी खुल रहे हैं। तो कामयाबियां तो किसी हद तक आप कह लीजिए कि ये अफगानिस्तान के नुक्ता निगाह से तो बड़ी अच्छी कामयाबी है, लेकिन ये कि इसमें भी अभी बहुत सारे इफ एंड बट्स हैं। आपने देखा कि चंद दिन पहले एक तालिबान के साथ उनके लोकल लेवल पे एक बदमजगी भी हुई, गलतफहमी हुई, जहां वो हमारी फेंस वगैरह उठा के ले गए। ये लोकल लेवल पे ये इश्यूज उठेंगे, जिससे आपके सिक्योरिटी के मसले भी वेस्टर्न साइड पे अभी रहेंगे जब तक कि अफगान तालिबान की अपनी गवर्नमेंट मजबूत नहीं हो जाती, वो ऑल इंक्लूसिव नहीं बन जाती, ये लोकल लेवल पे किसी को फॉर्मली डील नहीं कर सकते। ये तो अफगानिस्तान का मामला है और स्ट्रेटेजिक एक विक्ट्री तो है अब पाकिस्तान की एजेंसीज की भी, ओवरऑल भी पाकिस्तान के लिए बड़ी कामयाब सूरत हाल रही है अफगानिस्तान के मामले के ऊपर। व्हाट अबाउट डिप्लोमेटिक चैनल्स? हम मुसलसल एब्सोल्युटली नॉट अमेरिका को बोलते रहे हैं, हम पाकिस्तान में OIC के एक सेशन को होस्ट कर चुके हैं, तो बार बार एक तरफ एब्सोल्युटली नॉट बोलना और दूसरी तरफ एक्सपेक्ट करना, इज इट राइट सर? नहीं, मेरा ख्याल है ये ठीक किया इन्होंने। उसकी वजह मैं बताता हूँ जी। देखिए, ये एब्सोल्युटली नॉट से पहले ही हमें IMF और FATF ने फंसा के रखा हुआ अमरीकियों ने जी, और ये उन्होंने छोड़ना नहीं दिया, इसी तरह चलेगा। आप अमरीकियों की अगर साइकी समझ सकें पिछले 20 सालों में, तो वो ये है कि आप उनकी एक मदद कर दें, जो वो चाहते हैं वो उनका हुक्म मान के काम कर दें, लेकिन वो आपसे अपना प्रेशर नहीं हटाते, क्योंकि उन्होंने आगे आपको डू मोर कहना है। तो ये आपकी अपनी सिक्स्थ सेंस को बताना चाहिए, आपकी अपनी इवैल्यूएशन होनी चाहिए कि डू मोर से बचने के लिए आपने किस जगह पे आके कहना है इनको कि जी एनफ इज एनफ। अगर आप ये नहीं कहते तो वो तो चलते रहें। ये तजर्बा आपको हो चुका और हमें इससे सीखना चाहिए कि इनको किसी स्टेज पे आपने आके ना कहना है। अगर नहीं कहेंगे, ये एक चीज आपसे ले लें तो वो इख्तिताम नहीं होता, उसके बाद अगली तैयार होती है। वो कर लें तो फिर आपका अगला किस्सा तैयार होगा। और ये कोशिश ही करेंगे आपको कि जो IMF आपको सारे जमाने का तावन आपसे वसूल करने सिर्फ एक चीज पे, तो आप अगर अपने तौर पे थोड़ा एक आपने मजबूती दिखाई है, तो मेरा ख्याल है कि इससे शायद चीजें बेहतर होना चाहिए, क्योंकि IMF और यही वो दो जगह हैं जहां उन्होंने फंसाया वो। उनके लिए अगर इंसेंटिव देने की कोई बात है तो यही रिलीफ देके तो आपको इंसेंटिव दे सकते हैं उन्होंने कराना। तो मेरा ख्याल है कि ये आपने ठीक किया, ये मेरे नुक्ता निगाह से ये एक अच्छा फैसला था। सिर्फ उसको डिप्लोमेटिकली प्रेजेंट करने का तरीका गलत था। प्राइम मिनिस्टर ने जिस तरह कहा वो एक एरोगेंस नजर आती थी और नजर आता था कि वो अपनी तरफ से कह रहे हैं, होना ये नहीं चाहिए। वो पाकिस्तान के अवाम की तरफ से मैसेज जाना चाहिए था, और वो तरीकाकार ये था कि आप कहते कि ये चीज जो है ये फैसला पाकिस्तान की पार्लियामेंट करेगी, वो बताएंगे कि हमें आगे क्या करना है, क्योंकि इससे ताल्लुक पूरी कौम का है, इसके असरात सारी कौम में भुगतने हैं। और पार्लियामेंट से ना करवाते, पार्लियामेंट कहती कि जनाब नथिंग डूइंग, बस बहुत हो गया। सवाल ही पैदा नहीं होता कि दुनिया में आपको कोई चैलेंज करता है या आपसे बुरा मना। राइट, मतलब ये है कि हम यहाँ पे चूंकि पॉलिसी खुद लेके चल पड़ते हैं एज इंडिविजुअल, तो उसके मुज़मिरात बिल्कुल मुख्तलिफ होते हैं, क्योंकि वो समझा जाता है कि इस आदमी को रास्ते से हटा दिया जाए तो फिर बाकी सारे तैयार हैं हमारी मदद करने के लिए। आप ये कहना चाह रहे हैं कि इसका तरीकाकार जरा मुख्तलिफ हो सकता था और उससे चीजें बेहतर हो सकती थी अगर हम पार्लियामान से ये अप्रूव कराते, तो एरोगेंस भी नजर ना आती और फेस सेविंग भी मिल जाती। एब्सोल्युटली राइट। आप भी साथ रहिएगा, तमाम गेस्ट पैनलिस्ट साथ हैं,
ख्वातीन हज़रात एक बार जब वापस आएंगे तो मेरा सवाल अली हैदर साहब से होगा कि मियां नवाज शरीफ साहब की वापसी की बातें दिसंबर के आखिरी हफ्ते में आना शुरू हुई हैं और जाहिर है कि अगले साल में अगर ये हैपन होता है तो पाकिस्तान की पॉलिटिकल हिस्ट्री जिस तरह हमें बताती है कि इन हाउस चेंज आता है चौथे साल में और चौथे साल में ही वज़ीर आज़म जाता है तो नया वज़ीर आज़म आता है, गवर्नमेंट चाहे मुद्दत पूरी कर जाए लेकिन हालात ज़रा मुख्तलिफ ही रहते हैं। पिछले 2 टेन्योर तो यही बताते हैं। अगले टेन्योर में क्या होने जा रहा है, क्या डेवलपमेंट उसी नौइयत की तरफ जा रही है या फिर इससे मुख्तलिफ भी हो सकती है? आफ्टर दिस ब्रेक। वेलकम बैक। मैं अपने तमाम मुअज़्ज़ज़ मेहमानों को एक बार फिर से खुशामदीद कहता हूं। अली हैदर, आखिरी हफ्ते में एक बात सामने आई और वो ये कि मियां नवाज शरीफ साहब वापस आ रहे हैं और उसके ऊपर गवर्नमेंट का बड़ा शदीद रद्द-ए-अमल, फिर रद्द-ए-अमल तर्जमानों की जानिब से नहीं खुद वज़ीर आज़म की जानिब से आया और उसके ऊपर अयाज सादिक साहब ने यह भी कह दिया कि मैं 20 तारीख को जा रहा हूं, यानी 20 जनवरी 2022 को जा रहा हूं और वापस आऊंगा तो साथ लेकर ही आऊंगा। तो ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट हो सकती है। और उसके ऊपर अगर फवाद चौधरी साहब ये ट्वीट करते हैं और फिर सलीम साफी साहब का भी एक ट्वीट था मेरी नज़र से गुजरा, वो फरमाते हैं कि वो आएंगे यहाँ जेलों को फेस करेंगे और उनको फिर रिलीफ मिलेगा अदलिया से। तो ये बहुत बड़ी बात वो कह गए हैं। आपको लगता है कि डेवलपमेंट उसी तरफ जा रही है या सिर्फ ये गुब्बारे में हवा है जो निकल जाएगी चंद दिन बाद? देखिए, असल में जो सियासतदान होते हैं, आप बाकी मेरे से सीनियर लोग मौजूद हैं यहाँ पे, वो जानते हैं वो कोई भी कदम उठाने से पहले वो जगह जरूर चेक करते हैं फारूकी साहब कि इस जगह पर कोई फिसलन तो नहीं है, यहाँ से हम फिसलेंगे तो नहीं। तो बेसिकली आप ये बेहतर जानते हैं कि जब इस तरह के बयानात, इस तरह के ऐलानात दिए जाते हैं तो उनका मकसद बेसिकली रद्द-ए-अमल चेक करना होता है। अब ये रद्द-ए-अमल हुकूमत का नहीं है, ये रद्द-ए-अमल एक्सपेक्ट हुकूमत से यही किया जाना चाहिए था कि वो तर्जमान उनके आएंगे, बयान देंगे, सख्त बयान देंगे, यही एक्सपेक्ट। लेकिन जहां से रद्द-ए-अमल आने की उम्मीद है ये बेसिकली वहां पे टेस्ट किया गया है। और ये जो अयाज सादिक साहब जाना चाह रहे हैं 20 को वहां पे, उससे पहले ये और कई जगह जा चुके हैं और वहां की जो एश्योरिटीज़ हैं, वहां की जो कन्फर्मेशंस हैं वो ले चुके हैं। उसके बाद ये लंदन वो तमाम यूँ कह लें कन्फर्मेशंस, एश्योरिटीज़, सिक्योरिटीज़, वो सब कुछ साथ लेके वो लंदन जाएंगे। उसके बाद वापसी का जो प्लान बनाया जाएगा। लेकिन ये जो ऐलान किया गया है उसका मकसद कहीं और टेस्ट करना है कि वहाँ से रद्द-ए-अमल क्या आता है, वहाँ से क्या वो जो रद्द-ए-अमल है वो कभी भी वाज़े नहीं होता, वो रद्द-ए-अमल कभी भी पब्लिक नहीं होता। अली हैदर, हमेशा बैकडोर के थ्रू आता है। इज इट ए स्मोक विदाउट फायर या समथिंग इज हैपनिंग देयर? हाँ, एग्जैक्टली। नहीं, समथिंग इज हैपनिंग। मैं ये नहीं कहूंगा जस्ट स्मोक स्क्रीन, समथिंग इज हैपनिंग, कुछ हो जरूर रहा है। लेकिन ये तमाम चीजें, देखिए ये तमाम चीजें बैकडोर तरीके से हल की जाती हैं। अभी शेख रशीद साहब का बयान इस ज़िम्ने में आप देखें बड़ा अहम है। वो कहते हैं इमरान खान के सर से किसी का हाथ नहीं उठा। ये कहने की जरूरत क्यों पेश आ रही है आपको? ये एश्योरिटी आपको क्यों देनी पड़ रही है? और फिर अगला जुमला उनका यह है कि वो कहीं नहीं जा रहे। इसका मतलब है कि वो भी मानते हैं कि अगर सर पे हाथ किसी का रहा तो वो रहेंगे, अगर उठ गया तो वो नहीं रहेंगे, वो चले जाएंगे। तो ये बातें इस तनाजुर में जो की जा रही हैं कि नवाज शरीफ का आना, इमरान खान के सर से किसी का हाथ उठ जाना, इस बात का इंदिया देता है कि कहीं ना कहीं मामलात कुछ तब्दील ज़रूर हुए हैं। और ये जो हवाएं चली हैं पाकिस्तान, इस्लामाबाद, पिंडी से होती हुई, ये हवाएं लंदन गई हैं। हालांकि उल्ट होता है, हवाएं लंदन से इधर आती हैं, वो नॉर्थ साइड है, लेकिन ये अब साउथ साइड से जो है हवाएं उधर जा रही हैं और फिर हो सकता है वहां से ये हवाएं नवाज शरीफ साहब को उड़ा के ले आए। और मैं आपकी दूसरी बात से इत्तेफाक करता हूं कि डेफिनेटली नवाज शरीफ साहब एक कॉन्विक्ट हैं, उनको अपना नाम क्लियर करना होगा। और यहाँ पे आप देख लें कि नून लीग के इस वक्त ख्वाजा आसिफ से लेके एहसन इकबाल से लेके राना सनाउल्लाह तक ये सब क्लियर्ड है। उनके भाई शहबाज शरीफ क्लियर्ड है, हमजा शहबाज जमानत पे रहा है, आज या कल वो भी क्लियर हो जाएंगे। मरियम साहिबा वो ऐसी जमानत पे रहा है, वो एक ऐसी कॉन्विक्ट हैं कि जो बाहर कॉन्विक्ट होते हुए, जमानत पे होते हुए ऐसे सख्त बयान इदारों के खिलाफ दे जाती हैं, हुकूमत के खिलाफ दे जाती हैं। तो कहीं ना कहीं तो कुछ थोड़ी सी ढील दी गई है ना जी, वो उस ढील का नवाज शरीफ को भी तो फायदा होगा कहीं ना कहीं। तो वो मामलात कुछ ऐसे थे जिन पर नवाज शरीफ साहब बड़े हुए थे, वो तय हुए हैं। कुछ नवाज शरीफ साहब ने बात मानी है, कुछ उधर से बात मानी गई है। तो अब मेरा ख्याल है कि मामला जो है वो समझने की तरफ जा रहा है। उनकी प्राइम मिनिस्टर मिस्टर नवाज शरीफ बिकम्स उनकी प्राइम मिनिस्टर अगेन फॉर द फोर्थ टाइम।
डू यू बिलीव? जरूरी नहीं है, मैं इस बात से, मेरे ख्याल में जरूरी नहीं है कि फोर्थ टाइम वो प्राइम मिनिस्टर ही बने, लेकिन उनका मेरा ख्याल है वापस आ जाना, और अगर वो कुछ अर्सा जेल में भी गुजार लेते हैं, मुस्लिम लीग नून को बहुत ताकतवर बनाएगा, पॉलिटिकली बहुत ताकतवर बनाएगा। वो आवाम में जब निकलेंगे, सड़कों पर निकलेंगे, तो वो उसका एक बड़ा इंपैक्ट होगा। और नवाज शरीफ अगर एक दफा सड़क पर निकल आए, आप एयरपोर्ट से लेके उनका जो जेल तक का सफर है, अगर नून लीग उसको ही मैनेज किसी तरह से कर पाई, तो वो भी एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल शो होगा। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। मैं शाहिद हसन सिद्दीकी साहब, रुपए के ऊपर ये वक्त आना था कि अफगानी पाकिस्तान के 1.84 का हो गया। यानी अफगानिस्तान के पास शायद ऐसे साइंसदान हैं, इतने बड़े क्राइसिस, 22 साल क्राइसिस के बावजूद, कि पाकिस्तान के रुपए को टक्कर दे गया वो। ये हमारी नाअहलियां हैं या उनके पास कॉम्पिटेंस ज्यादा है? हमने जानबूझ के रुपए कदर गिराई है, इसके मुताबिक जानबूझकर हैं और इसमें कोई शुबे की गुंजाइश नहीं है। ये गिराई गई है, और इसीलिए मैं शुरू से कह रहा हूं कि इसमें एहतसाब होना चाहिए मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का भी और गवर्नर स्टेट बैंक का भी। मई से अब तक अगर 26 रुपए गिर जाता है, जबकि दिसंबर 2020 को हमें पता चल गया था कि शरह सूद की जो कम करने की पॉलिसी है, उससे हमारी इंपोर्ट्स बेतहाशा बढ़ रही हैं, तिजारती खसारा बढ़ रहा है, तो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने कोई एक्शन नहीं लिया अक्टूबर 2021 से पहले और रुपए को गिरने दिया। तो मैं तो पहले दिन से ये कह रहा हूँ कि रुपए की कदर गिराई गई है, ये गिरी नहीं है। जब आप अननेसेसरी इंपोर्ट्स करते चले जाएंगे, और जो मुल्क 65 अरब डॉलर की इंपोर्ट्स करता है, वहाँ उसका इम्पैक्ट क्या महंगाई के ऊपर आएगा, क्या रिजर्व्स के ऊपर आएगा, ये चीज़ बिल्कुल वाज़ेह। तो मेरा तो अब भी ये कहना है कि जो IMF का प्रोग्राम मुअत्तल क्यों रखा गया था 20 महीने तक, जब पाकिस्तान में 23 प्रोग्राम हुए हैं, आज तक कभी नहीं हुआ। और जिस वक्त जून में होने थे, तो मेरे ख्याल से 2 दिन में तमाम शराइत तय हो सकती थी, लेकिन उस वक्त भी फिर जो है हमारे हुकूमत ने फैसला किया, वजीर ख़जाना ने फैसला किया कि अभी शरह सूद पर लोगों को कमाने दें, कम कर्जे देकर, और तबाही होने दी। तो जो मैंने जैसे बताया कि करंट अकाउंट डेफिसिट आपका 1.6 अरब डॉलर प्लस से माइनस में हो गया, $7, सब चीज़ें बढ़ गई। तो मंतकी नतीजा था कि फ्लाइट ऑफ कैपिटल भी हो रहा है, और इसका सबूत मैं ये देता हूँ कि $86 बिलियन की जो है रेमिटेंसेज आई है इस हुकूमत के दौर में, जिसको हुकूमत ये कहती है, स्टेट बैंक कहता है ये कारकुनों की तरसीलात है। तो कारकुन बेचारे इतनी रकम तो नहीं भेजा करते, ये तो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 111(4) के तहत हैं। जो पैसा आता है ये वापस भी चला जाता है, वाइट भी हो जाता है, और आपका टैक्सों में भी नुकसान है। तो एक बहुत बड़ा स्कैंडल ये है कि अगर 32 अरब डॉलर की आपके बैरूनी कर्जे बढ़े और 86 बिलियन रेमिटेंसेज आई, जो पिछले साल की इसी मुद्दत से 15 अरब डॉलर ज्यादा है, तो वो पैसा है कहाँ? कि हमें नजर नहीं आ रहा है, किसको नजर नहीं आ रहा? कोई बड़ा प्रोजेक्ट तो लगा नहीं है, तो वो पैसा फिर पैसा कहाँ है? पेपरों में है या पेपरों से ही गायब हुआ है? नहीं, ये मैंने बताया ना कि इससे पैसा बाहर जाता है, चोरी का पैसा ये रेमिटेंसेस के जरिए वापस आ जाता है, फिर ये पैसा दोबारा पाकिस्तान से बाहर चला जाता है। इसका सबूत मैं आपको ये दे सकता हूँ, केस में सुप्रीम कोर्ट में बताया गया हुकूमत की जानिब से कि एक साल 19.9 बिलियन डॉलर्स की तरसीलात आई, 20 अरब डॉलर की रेमिटेंसेज आई। उसी साल लोगों ने मार्केट से डॉलर खरीद के, चोरी के पैसे से, जायज पैसे से डॉलर खरीद के फॉरेन करेंसी अकाउंट में जमा कराया, और वो पैसा बाहर चला गया। उसका हजम था $15। तो 20 अरब आए, 5 अरब डॉलर कारकुनों के थे, और स्टेट बैंक जो है अभी भी इंसिस्ट के कारकुनों की तरसीलात हैं, जबकि नहीं है ये। तो ये पैसा वापस जा रहा है, टैक्सों में नुकसान हमें हो रहा है, और मनी लॉन्ड्रिंग भी हो रही है, हम इसको एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो ये जो रेमिटेंसेस का स्कैंडल है, उसका नतीजा क्या हुआ मैं आपको बता दूं। इस हुकूमत के दौर में जो बरामदात बढ़ी हैं वो 2 अरब डॉलर बढ़ी हैं रुपए की कदर गिरने की वजह से, और रेमिटेंसेस जो बढ़ी हैं वो हमारी बढ़ी है 9 बिलियन डॉलर। पाकिस्तान वाहिद मुल्क है जिसकी बरामदात कम है और रेमिटेंसेस। भारत देख लीजिए, श्रीलंका देख लें, बांग्लादेश, ये जो स्कैंडल बनाया गया। और बहुत बड़ी बात आप कर रहे हैं। अब शाहिद हसन सिद्दीकी साहब साथ मौजूद रहिएगा। मैं नज़ीर लगारी साहब, अब अगर डील या ढील की बातें हैं, हम नवाज शरीफ साहब के मामले को साइड पे रख दें। जरदारी साहब ने बीच में एक खिताब किया और उसमें खुलकर ये बोला कि मुझे कहा गया है कि आप हमारी मदद करो, मैं उस वक्त करूंगा जब ये गवर्नमेंट जाएगी। तो आपको लगता है कि कॉन्टैक्ट्स वहां पर भी हुए हैं? और अगर इस तरह के कॉन्टैक्ट्स होते हैं तो ये जो नारा है वोट को इज्जत दोगा, रोटी कपड़ा मकान का, या आवाम के नाम पर हुकूमतें लेने का, वो आवाम की खिदमत तो फिर कोई नहीं कर रहा, फिर तो सारे ही करते हैं। फिर डील या ढील सबको मिलती है। बात यह है कि बाज़ लोगों का इस्टेब्लिशमेंट में स्टेक मौजूद है, और इस्टेब्लिशमेंट का पॉलिटिशियंस में स्टेक मौजूद है,
और वो एक दूसरे के स्टेक से ही एक दूसरे से मफाद हासिल करते हैं। मियाँ नवाज़ शरीफ ने तो डायलॉग नहीं किए थे 2007 में, 2006 में इस्टेब्लिशमेंट के साथ, और उस वक्त जो है जनरल कियानी जब ISI के चीफ थे वो तो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो से मुज़ाकरात कर रहे थे, और उसके बाद जो एक ड्राफ्ट NRO आया था उसको भी वो NRO भी सुप्रीम कोर्ट ने जो है उसको एक तरफ फेंक दिया था और उसको कहा था कि हम इसको नहीं मानते। फिर सारे मुकदमात भी दोबारा कायम हुए, चीज़ें भी दोबारा चली, लेकिन असल बात यह डायलॉग नहीं कर रहे थे। नवाज़ शरीफ को मैनूवरिंग का तरीका आता है। एक कि उन्होंने एक स्टेटमेंट जारी कराया है अपने सरदार अयाज सादिक साहब की तरफ से, और उसके ऊपर उनकी बहुत बड़ी ताकतवर मीडिया टीम है, और वो मीडिया टीम जो है इस्टेब्लिशमेंट की मीडिया टीम से भी ज़्यादा ताकतवर लगती है। बाज़ दफ़ा तो मुझे ये लगता है कि वो नैरेटिव को मैनूवर करना और एक बयानिया बनाना और एक राइज कर देना किसी चीज़ को, इसमें महारत है मियाँ नवाज़ शरीफ को। मियाँ नवाज़ शरीफ ने 30, 32, 35 साल तक ये एक गाली बना दिया एक नाम को कि आसिफ अली जरदारी जो हैं ये दुनिया के सबसे बड़े चोर हैं, ये नारा बनाया नवाज़ शरीफ साहब ने और उसको उन्होंने राइज कर दिया। यानी ये ऐसा नहीं है कि इन्होंने कुछ कम किया है, ऐसा नहीं है कि शरीफ ख़ानदान ने पाकिस्तान में 4 चांद लगा दिए हैं। उन्होंने इतना बड़ा फंड था CPAC का, उसको जिस तरह से खर्च किया है उसका कोई हिसाब आज तक ना हुआ है ना होगा, क्योंकि बहुत से और लोग भी इसके अंदर इन्वॉल्व थे। पाकिस्तान का पैसा जिस तरह से खर्च होता रहा, मैं इस ख़ास मरहले पर यह समझता हूँ कि मुश्किल ये आन पड़ी है कि पाकिस्तान को स्पेस देनी है अपने दुश्मन को कि वो यहाँ से अपना रास्ता ले, वाघा से उसकी गाड़ियाँ चलें तिजारती, और वो अफ़गानिस्तान से होती हुई सेंट्रल एशिया जाएं, और ये प्रेशर मौजूद है। और इस प्रेशर के बाद दफ़ा मज़ाहिर भी नज़र आए जब वो किया था मियाँ अज़हर साहब के साहबजादे हमारे वज़ीर पेट्रोलियम ने जब ये फैसला किया था कि तिजारत होनी है इंडिया के साथ, और अगले रोज़ वापस ले लिया गया फैसला, तो उस वक्त भी ये ज़ाहिर हुआ था कि इस्टेब्लिशमेंट में ताकतवर ग्रुप ऐसे मौजूद हैं जो चाहते हैं कि इंडिया के साथ ऐसे ताल्लुकात हों। अब भी ऐसे ही ताल्लुकात के लिए एक बड़ा प्रेशर मौजूद है, और उसके लिए जो सूटेबल आदमी नज़र आता है वो मियाँ नवाज़ शरीफ है। जी, तो अपने मौजूद मेहमानों से गुफ्तगू का सिलसिला जारी है, लेकिन यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, साथ रहिएगा। वेलकम बैक। अपने मौजूद पैनलिस्ट से गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। आसिफ अली जरदारी साहब ने खुलकर बोला है, यानी अगर वो ज्यादा स्टेक होल्डर होते तो उनको बोलने की जरूरत ना पड़ती, क्योंकि बात पहले ही तय हो चुकी होती। तो नवाज शरीफ साहब मेरा ख्याल है कि आसिफ जरदारी को भी ऑन पेज लिया गया होगा। मेरा ख्याल ये है कि उनको भी ऑन पेज लिया गया होगा, और उन्होंने बहुत मोहतात होते हुए कहा होगा कि जनाब इसका फैसला बाद में हो जाएगा, पहले आप कुआं साफ करें। असल बात तो ये है कि पहले आप जहाँ जिसको लाकर बिठाया गया है आप उससे आप अलहदगी करें एक दूसरे के साथ। वो जो एक 4 साल पहले जो सहूलत या गैर सहूलत या अदम सहूलत की शादी हुई थी उसका ब्रेकअप का ऐलान करें, उसके बाद आगे बढ़ने की बात करें। और जो कुछ शाहिद हसन सिद्दीकी साहब बता रहे हैं हमारे तो रोंगटे खड़े कर देने के लिए काफ़ी है। जो इस वक्त मईशत की सूरत हाल है, आप तो बहुत पीछे से, आप अपने साउथ एशिया में सबसे पीछे चले गए। अब अफ़गानिस्तान भी आपके इस हालत में होते हुए भी उसकी करेंसी जो है आपकी करेंसी के मुकाबले में स्ट्रेंथन हो रही है। ये जो KPK बल्दियाती इंतखाबात में अपसेट हुआ है, ये वाकईतन पब्लिक का फैसला है या अफ़गानिस्तान और जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान का मामला है उस वजह से एक स्ट्रेटेजिक कोई नीड थी हमारी जिसकी वजह से JUI को मौका मिला है यहाँ पर? नहीं, ये नीड शीट का तो मसला है नहीं, और ना ही जो मैं अभी ये पूरी गुफ्तगू सुन रहा था, क्योंकि हमारी सारी सहाफत और सियासत जो है वो बजाय हम अपनी अकल, अपने तज्जिए, अपनी खून पसीना इस्तेमाल करके वो तज्जिए करें, वो आके ख़त्म हो जाती है कि नुक्ता निगाह पे एक ही बात पे कि जनाब डील हो रही है। डील किस बात की? कौन? अगर आपने देखा कि PMLN ने ज़िमनी इलेक्शन सारे जीते हैं,
हुकूमत की अपनी और उनकी कारकर्दगी या हुकूमत की कारकर्दगी से लोग मायूस हुए तो उधर गए होंगे। यहाँ दुख ये है कि जो इलेक्शन हारता है, ये मैं एक आपको बल्कि यहाँ पे ये मैं कह दूं कि पीटीआई वाहिद जमात है, मैं उसको मुबारक देता हूं इस बात की कि केपीके में इलेक्शन हार के उन्होंने ये नहीं कहा कि आज एस्टेब्लिशमेंट जो है वो मौलाना फजल रहमान का साथ दे रही, वरना तो यहाँ हर पार्टी जो हारती है, जब ये ज़मीनी इलेक्शन जीते हैं नून लीग वाले, तो उन्होंने क्यों नहीं कहा कि अब एस्टेब्लिशमेंट हमारे साथ है। हारते हैं तो साथ ही रोना रोना शुरू कर देते हैं। लेकिन जनरल साहब ये कुछ चीजें तो ऐसी होती हैं, देखें नुक्ता निगाह अपना होना वो अलग मैटर है, ओपिनियन कोई भी दे सकता है, बट थिंग इज के वक्त के साथ साथ चीजें जब डेवलप हो रही होती हैं तो फिर ये जहन में आता है कि ऐसा क्यों हो रहा है, इस टाइम पे ही क्यों हुआ है। मियां नवाज शरीफ साहब से मुतालिक जो खबर आ रही है वो इस टाइम पे क्यों हो रही है, मतलब दिस इज अलार्मिंग ना, दैट्स व्हाई पीपल आर आस्किंग दिस क्वेश्चन। देखिए मैं बता देता हूँ क्यों हो रही जी। बड़ी सीधी सी बात है कि उनकी ये वो बिल्डअप कर रहे हैं एक अपना तासुर इस वजह से कि पॉसिबिलिटी है कि उनकी अपील वहां से अगर रिजेक्ट हो गई, जो कि चांसेस हैं, तो उनको शायद टाइम दिया जाए कि आप हफ्ते के अंदर अंदर यहाँ से चले जाए वापस। ये उन्होंने पिछले दिनों बाज लोगों के साथ किया है कि उनको मुद्दत दी है कि 3-4 दिन के अंदर अंदर आप यहाँ से निकल जाएं। अब चीज ये है कि मियां साहब अगर अपनी सियासत करें, वो क्या झूठ कभी बोला नहीं मियां साहब ने और उनकी फैमिली ने? उन्होंने तो सच बोला ही कभी नहीं। अगर कोई अचंबा है, कोई अगर ऐसी चीज है जो बड़ी अनहोनी होगी तो वो होगा कि जब कभी वो सच बोल, जब कभी वो ये जालसाजी से बाज आ जाएं और कोई सही काम कर दें, तो मैं समझूंगा कि वो बड़ी हैरानी की बात है। वो जाली कागज बनाएंगे, अच्छा, जाली डॉक्यूमेंट्स बनाएंगे, सुप्रीम कोर्ट तक लेके जाएंगे, अदालतें उनके घर की लौंडी हैं, वो उनको सजा नहीं देंगी इस चीज के ऊपर कि आप जाली कागजात दे के आए हैं, वो नहीं देंगी सजा। हालांकि इसके ऊपर बड़ी जल्दी सजा हो सकती थी, लेकिन नहीं दी और उनकी इज्जत बचाई कि जनाब जालसाज मशहूर हो जाएंगे पूरी दुनिया में। जो झूठ बोलता है सरासर और उसकी सच्चाई की कोई एक बात भी आपको नहीं मिलती, आप ऐसे बच्चे हैं कि फिर उनकी बात पे यकीन करके तो सारी थ्योरी पेश करना शुरू कर देते। इससे घटिया और क्या हो सकता है हमारा तजिया कि झूठ जो लगातार बोले उसके झूठ के ऊपर ही बैठ के सच्चाई साबित करने में हम सारे लग जाए। मेरा ख्याल है कि हमारे अपने दिमागों की खराबी है जो बड़ी जबरदस्त दुरुस्ती की जरूरत है उसकी, वरना कोई आपको चंद दिन पहले जरदारी साहब ने झूठ बोला जो उन्होंने कहा कि जनाब हमसे ये फार्मूला क्यों नहीं निकले जरदारी साहब फार्मूला बताने के लिए कि मुझसे किसने पूछा। उनको क्लियरली जीएचक्यू ने मैसेज दिया कि जी ये नाम क्यों नहीं लेते। एक आदमी का नाम लेना इतना मुश्किल हो गया उनके लिए, बेवकूफ बनाते हैं सुबह से लेकर ये सारे झूठे 3-3, 4-4 दफा हुकूमतें कर बैठे हैं ये, और ये पाकिस्तान को निचोड़ के ले गए हैं, आगे फिर नहीं छोड़ना चाहते आपको, और इसलिए ये इस तरह का हम पैदा करते हैं और हम बैठे एंकर और तजियाकार सारे जो है वो उनके झूठ के ऊपर शुरू हो जाते हैं। जैल साहब आपका ओपिनियन बड़ा जबरदस्त, सर आंखों पर आपकी रिस्पेक्ट है माशाल्लाह से, आप बिल्कुल ठीक बात करते हैं जो भी करते हैं। मैं इसी कमेंट के ऊपर, अली हैदर, ये हवा में तीर छोड़ा गया है जरदारी साहब की जानिब से, मियां नवाज शरीफ साहब और उनकी पार्टी झूठ बोल रही है, ऐसा कुछ नहीं है, इस्टेब्लिशमेंट डील करती नहीं है पाकिस्तान में और आज तक कभी कोई डील नहीं हुई है। नहीं, कभी भी नहीं की। नहीं फारूकी साहब, ये मैं यकीन करें, मुझे तो इस बात का मेरी आंखें वाकई खुली है, इस्टेब्लिशमेंट ने कभी डील की नहीं सर। ये तो मुशर्रफ साहब पता नहीं क्यों ये बात कर गए कि जब वो अस्पताल में थे, जब वो अस्पताल ना एक सेकंड तो सर अगर देखें हम तो माजी के ट्रेंड को देखेंगे ना सर, बेनजीर ने डील की थी मुशर्रफ। देखिए ये तो बात, एक सेकंड आप डील की बात कर रहे हैं सर, यहाँ पे साबिक सदर का अपना बयान है सर, साबिक आर्मी चीफ का अपना बयान है कि अदालत से मुझे रिलीफ दिलाने में उस वक्त के आर्मी चीफ जनरल राहील शरीफ ने अपना किरदार अदा किया। अरे यार गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं डिस्कशन में, मैं आपको बता। अली कंप्लीट कर लेने दें, जनरल साहब को बोलने, जनरल साहब को बोलने, जनरल साहब बोलिए, जनरल साहब बोल लें। मैं एक बात जी, फिर आप उठ के बहस कीजिए। देखिए जब जनरल मुशर्रफ की हुकूमत थी, जब जिया की हुकूमत थी, ये इनकी हुकूमतें थी, हुकूमतें बचाने के लिए वो डील करते रहे। आज हुकूमत नहीं है, आज आपकी स्टेक नहीं है, आज किसी को ये डर नहीं है कि वो हुकूमत में आएगा या ये आएगा। आज मसला आपका है कि आपने मुल्क को किसके हवाले करना है, तबाह करने के लिए या किसी को ठीक करने के लिए। आज आपकी अपनी अकल ने दलील देनी है। आज बाजवा साहब की हुकूमत नहीं है कि वो खतरे में पड़ जाए, वो अपना टाइम पूरा करेगा।
वेरी राइट आप वेरी राइट बताइए, सर। अली हैदर योर टेक प्लीज। अली हैदर योर टेक। मैं असल में फारूक साहब देखें जी, मैं मिसाल दे रहा हूं, मैं जिस दौर की मिसाल दे रहा हूं उस वक्त मार्शल लॉ नहीं लगा हुआ था, लेकिन उस वक्त भी कहा जाता था, उस वक्त ये अब देखिए हमें बातें करनी पड़ रही है, मजबूरी है हमारी। तब कॉन्फ्रेंस हो रही थी सिक्योरिटी के मामलात पे, लेकिन बयान ये दिया गया था, और आपको याद होगा, सबको अच्छी तरह याद होगा कि मुल्क की मईशत अगर अच्छी बुरी नहीं तो अच्छी भी नहीं चल रही है। ऐसा ही है। और ये मुशर्रफ साहब का बयान था रिटायर होने के बाद, नवाज शरीफ साहब के दौरे हुकूमत था, उन्होंने कहा था कि मुझे अदालत से रिलीफ दिलाने में राहिल शरीफ साहब ने किरदार अदा किया। ये मार्शल लॉ का दौर नहीं था, ये जमहूरी दौर था, ये जमहूरी गवर्नमेंट थी। तो सर मैं ये नहीं कह रहा कि अभी कोई डील हुई है, लेकिन चंद साल पहले अगर हम पीछे जाएं तो मामलात चलते रहे हैं सर, एस्टैब्लिशमेंट का हिस्सा रहा है, एस्टैब्लिशमेंट का भी स्टेक होता है। जी जनरल साहब नहीं सर, जनरल साहब ये मेरे बयान नहीं है जनरल साहब, ये एक इदारे के सरबराह का बयान है, वो खुद मान रहे हैं इस बात को, ये मेरा बयान नहीं है सर। अली बोलने दें जनरल साहब प्लीज। ये गलत बयानी है कि मुशर्रफ ने ये कहा कि मुझे अदालत से इन्होंने रिलीफ दिलाया, उन्होंने कहा मुझे रिलीफ दिलाने में, और उसका किस्सा क्या था, चौधरी निसार और शहबाज शरीफ ये जाके उनको कहते थे कि जी हम आपको छोड़ने लगे हैं, मुशर्रफ को यहाँ पे हम नहीं ट्राई करेंगे। अच्छा, क्योंकि प्रेशर था, राहील शरीफ उनको प्रेशराइज करता था। चलिए ये बता दें सर, धरने के दिनों में इमरान खान साहब और कादरी साहब जाके क्यों मिलते थे? अली बात मुकम्मल कर लेने दो, एक सेकंड। हाँ। देखिए बात यह है कि जब जाहिद अहमद जो खालिक था इमरजेंसी वाला जो मुशर्रफ ने लगाई, उसको आपने उधर पहले वो मुशर्रफ का वजीर कानून था, फिर आपने वजीर कानून बना दिया नवाज शरीफ ने और मुशर्रफ पे मुकदमा कर दिया। इन्होंने कहा कि जनाब आप उसको भी शामिल करें इसमें, जाहिद अहमद को भी, और बाकी भी जो उसके साथ बैठे थे उनको शामिल करें। मामला ये है कि जनरल साहब अब इस डिबेट में जाएंगे ना तो बड़ा लंबा, हम तो 2021 की परफॉर्मेंस को गेज कर रहे थे, लेकिन देखिए ओपिनियन अपना आपकी जनरल साहब की ओपिनियन इट्स हाईली रिस्पेक्टेड, अली हैदर आपकी ओपिनियन इट्स हाईली रिस्पेक्टेड। मैं लगारी साहब इस मुल्क के अंदर कोई डील नहीं होती, इनके काले काले करतूत छुप जाते हैं जब आप एस्टेब्लिशमेंट के पीछे कह देते हैं कि जी इन्होंने ये किया, इनको साथ लग गए, इनके सब के अपने काले करतूत छुप जाते हैं। असल चीज ये है कि ठीक करना चाहिए, हुकूमत जिन्होंने करनी है आप उनको क्यों नहीं क्रिटिसाइज करते, उनको क्यों नहीं ठीक करते? हुकूमत एस्टेब्लिशमेंट ने करनी है, जब ये फैसला हुआ कि यहाँ डेमोक्रेसी रहेगी और इन्होंने हुकूमत करनी है तो हो गई ना, डिस्कशन हो गई जनरल साहब, बल्कि वी आर रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम। अली हैदर ने अपना ओपिनियन दिया, जनरल साहब अपना ओपिनियन दे चुके हैं, नज़ीर लगारी साहब से शायद मुझे लगता है कि हम डिस्कनेक्ट हो चुके हैं, उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त पॉइंट्स रेज किए। शाहिद हसन सिद्दीकी साहब ने मुल्क की मईशत के ऊपर बात की है। 2021 कैसा रहा ख्वातीन हज़रात? 2021 अवाम के लिए खुशहाली लाने के लिए शायद एक अच्छा टूल साबित हो सकता था। अवाम आज भी बदहाल, बहुत बुरी हालत है। परफॉर्मेंसेस गेज होती हैं गवर्नमेंट के रिफॉर्म्स के दावों से और उसके बाद वादों के ऊपर अमल दरामद से, वो होते हुए नज़र नहीं आए। आज भी बस उठलाइन दो पुठलाइन दो, एक बंदा इधर हो रहा है दूसरा उधर हो रहा है, काम बाकायदा तौर पर अमली तौर पर जिस तरह होना चाहिए था वो नज़र नहीं आया। अब 2022 स्टार्ट हो जाएगा, अगला जब हमारा शो होगा तो हम 2022 में दाखिल हो चुके होंगे। अब देखते हैं कि उसमें आवाम के लिए, उसकी किस्मत के लिए क्या फैसले होते हैं। आज के इस नेशनल डिबेट से जमील फारूकी इजाज़त।